हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का एक बार पुनः हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की दूसरा लेसन जो चैप्टर दूसरा है उसके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी तथा 10 महत्वपूर्ण अतिलघुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो और भी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इसकी राय ज़रूर दिया करो कि वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है और आपके लिए और इससे भी अच्छा बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा, किसान और नगर अध्याय किस काल से संबंधित है। राजा, किसान और नगर अध्याय किस काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक या मध्यकाल तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाजनपदों की संख्या कितनी मानी जाती है। 8, 12, 16 या 18। तो जो महाजनपद थे उनकी संख्या थी 16। कितनी थी? 16। जिसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। आगे बढ़ते हैं। अगला, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कौशाम्बी, उज्जैन, पाटलिपुत्र या तक्षशिला। तो जो मगध महाजनपद था इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला, किस नदी घाटी में मगध राज्य विकसित हुआ था। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो किस नदी घाटी में मगध राज्य विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी, गंगा। क्या है? बी, गंगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे। अश्वघोष, कालिदास, चाणक्य या पतंजलि। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चाणक्य। क्या थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी। इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखी थी। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखी थी। देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्टी या फारसी। तो जो अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अग्रहारा का संबंध किससे था। व्यापार से, सिंचाई से, ब्राह्मणों की को भूमिदान से या कर व्यवस्था से। जो अग्रहारा था इसका संबंध था ब्राह्मणों को भूमिदान से। किससे था? ब्राह्मणों को भूमिदान से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किस शासक ने धम्म नीति अपनाई थी। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो किसने धम्म की नीति अपनाई थी। तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था। भूमि राजस्व था उसको क्या कहा जाता था। भाग, बलि, कर या हिरण। तो भूमि जो राजस्व था उसको कहा जाता था भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान कर के रूप में उपज का कितना भाग देते थे। यानी जो किसान थे वो कर के रूप में उपज का कितना भाग देते थे। 1/8, 1/6, 1/4 या 1/3। तो जो किसान थे वो कर के रूप में उपज का 1/6 भाग देते थे। कितना देते? 1/6 भाग। यानी अगर किसी के घर में 6 बोरा अनाज होता था तो उसमें से 1 बोरा अनाज उनको कर के रूप में देना होता था। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। पुष्यमति शुंग, बृहदत्त या वासुदेव या अग्निमित्र। तो जो शुंग वंश था इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम भारत। जो संगम साहित्य था किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था। कृषि, व्यापार और शिल्प या युद्ध या धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
व्यापार और शिल्प नगरों के विकास का मुख्य कारण था। अगला, रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार किसके लिए प्रसिद्ध था? अनाज, मसाले और रेशम, हथियार या पशु? तो जो रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार था मसाले और रेशम से। किससे? मसाले और रेशम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व, नृविज्ञान, मुद्रा शास्त्र या डी इतिहास? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। किस धातु के सिक्के सबसे अधिक प्रचलित थे? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो सबसे प्रचलित जो सिक्के थे वो थे चांदी के। किसके थे? चांदी की। किसके थे? चांदी की। आगे बढ़ते हैं अगला, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या वाल्मीकि? तो महाभाष्य के जो लेखक थे वो थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध जो संघ बना था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? शासन, व्यापार, धर्म प्रचार या कृषि? तो जो बौद्ध संघ था उसका मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नगरों में रहने वाले कारीगर किस वर्ग में आते थे? नगरों में रहने वाले कारीगर किस वर्ग में आते थे? ऑप्शन ए है शासक वर्ग में आते थे, ऑप्शन बी कृषक वर्ग में, ऑप्शन सी शिल्पकार में या ऑप्शन डी दास में? तो जो नगरों में रहने वाले कारीगर थे वो आते थे शिल्पकार में। किसमें आते थे? शिल्पकार में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भूमि अनुदान का उद्देश्य, भूमि अनुदान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक व्यवस्था, कृषि विस्तार, व्यापार नियंत्रण या नगर विकास? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखिए ये हमारे 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम 10 महत्वपूर्ण अतिलघुओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला अतिलघु क्वेश्चन है, महाजनपद किसे कहते हैं? तो बड़े और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। यानी जो बड़े और शक्तिशाली राज्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है राजगृह। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। बाद में हमें पढ़ा भी, क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र। क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये हमने पढ़ चुके हैं चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इन्हीं को विष्णुगुप्त की। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो ये भी पढ़ चुके हैं, ब्राह्मणी लिपि में थी। भाग क्या था? तो भूमि उपज पर लिया जाने वाला कर, उसी को हम क्या कहते थे? भाग। क्या कहते थे? भाग। अग्रहारा क्या था? तो ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्ति भूमि दान, भूमि दान को अग्रहारा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित था? ये भी पढ़ चुके हैं, दक्षिण भारत से। आगे, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको भी हम पढ़ चुके हैं, मुद्रा शास्त्र। लास्ट में क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने धम्म की नीति अपनाई थी? तो इसने सम्राट अशोक ने। ठीक है, तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल अति लघु भी हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और वीडियो कैसी लगती है इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जिक्र किया करो, और किस चैप्टर की और किस विषय की और किस चैप्टर की आपको वीडियो और चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करवाने की। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।